नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के इंटरव्यू के क्रैश कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम इंटरव्यू के क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तौर तरीके सीख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ के सभी जाते हैं। अगर आपको तौर तरीके नहीं पता है, आपको बेसिक जो मैनर होता है वो नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम उस बेसिक मैनर को सीखेंगे कि अगर हमको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, और सिचुएशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन जो हमारे सामने रखी जाती है, और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम आज इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये होता है कि अक्सर कोई कितना भी पढ़ के जाए, एक प्रश्न दो प्रश्न, कभी कभी कुछ और प्रश्न ऐसे होते ही हैं कि जो हमको नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, यदि हमको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो हमको हम इन तरीक़ों से सॉरी बोल सकते हैं। जैसे पहले तो सॉरी सर, ठीक है। और अगला, अगर फिर से आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप दोबारा सॉरी 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 सर नहीं बोल सकते ना। तो अब दूसरा प्रश्न आपको आ गया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं आ रहा है, तो आप फिर से बोलिए सर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनको लगेगा हाँ इसने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। या फिर कन्फ्यूज हो रहे हैं सर, आंसर में कन्फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। रिकॉल नहीं हो रहा है, या फिर सर मिस कर रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सॉरी बोलने के हैं। अगर अगर इंटरव्यू में हम बैठते हैं और कोई चीज़ हमको नहीं आती, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम इस तरह से सॉरी बोल सकते हैं। एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे सर कंफर्म नहीं है, सर कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। अगर बार बार बोलेंगे, 3-4 बार बोल दिए, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो गया। हर बार एक नई चीज़ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो ना आए। ठीक है, जैसे आप विश्वकोश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आंसर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ आंसर और एक व्यक्तिनिष्ठ आंसर। और व्यक्तिनिष्ठ जो आंसर होता है वो हमेशा बहुत अच्छा मार्क्स देता है। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में जितने भी बच्चे आते हैं सब बताते हैं कि हमने पूरा बता के आए हैं, लेकिन उनके मार्क्स जो होते हैं वो 12, 18, 15, 16। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम पढ़े होते हैं, लेकिन वो 25 से 27 नंबर पाते हैं। ठीक है, तो उनके आंसर में इनके आंसर में अंतर क्या है। उन्होंने भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 आंसर दिए। इन्होंने भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 के 5 आंसर दे दिए। लेकिन उनके जो मार्क्स थे वो 12-15 तक रह गए, और इनके मार्क्स जो थे वो 25 से 27 तक रह गए। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ये चीज़ बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। उसको भी मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी कि वस्तुनिष्ठ आंसर क्या होता है और व्यक्तिनिष्ठ आंसर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख लिए हैं कि सॉरी कैसे बोलना है। अब अगला देख लेते हैं। यदि प्रश्न समझ में ना आए तो वहाँ पे कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बोलना है कि सॉरी सर, या फिर माफ़ कीजिए सर, मैं प्रश्न को समझ नहीं सका या फिर समझ नहीं सकी। क्या आप प्लीज़ प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं या फिर प्रश्न को दोहरा सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उतने ही उत्साह के साथ आपको प्रश्न को फिर से बताएंगे। और बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने इस प्रश्न का ये वर्ड तो सुना ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं है। बिल्कुल आपके लाइफ का सवाल है, आप बार बार पूछिए। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो वो और भी सरल ढंग से उसको समझा देंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में किया है और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, तो मैं प्रश्न को समझ नहीं सकी या फिर समझ नहीं सका। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो आपको प्रश्न को अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इफ़ेक्टिव जो स्पीकिंग होती है, किसी भी प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं तो कैसे दें कि बहुत इफ़ेक्टिव लगे, बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं व्यक्तिनिष्ठ आंसर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं केवल उन तरीक़ों की बात कर रही हूँ कि जब हम बात करते हैं तो हमारे वाणी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक बात को धीरे से बोले, धीमी गति। धीरे से मतलब आवाज़ आपकी लाउड हो, तेज़ होनी चाहिए, लेकिन जो गति हो बहुत रिलैक्स होकर आराम से बोलना है। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम तड़ता तड़ता बोले जा रहे हैं और आपको बिल्कुल डर लगा हुआ है कि अरे 5 मिनट में निकलना है, सारे आंसर यहीं देने हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है। आप उत्तर जो है वो बहुत ही आराम से धीरे से दीजिए कि हाँ सर, ये चीज़ें मेरे विचार के अनुसार ये हैं। ठीक है, स्पीक क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलना है। आपकी वाणी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ बोले अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला, या फिर उसका कुछ और ज़बान फिसल गई, तो उसको आप सॉरी बोल दीजिए कि सर मैं ये बोलना चाहता था। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी ये शर्म नहीं करनी है कि हमारा एग्ज़ाम है, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ये डर आपको ख़त्म कर देना। ये डर अगर लेके जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे।
और बार बार बोलने की प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए। आपके घर में माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त होंगे, उनसे बार बार इंटरव्यू लेने के लिए कहिए। और बार बार जब इंटरव्यू देंगे तो आपके बोलने की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। स्पीक क्लियरली हो जाएगा। फिर मीनिंगफुल बातों को मीनिंगफुल बोलिए, फालतू की कोई भी बात मत शुरू कर दीजिए। जितना पूछा जाए बस उतना ही। अगर पूछा जाए कि संस्कृतिकरण क्या है, तो बस उतना ही बताइए संस्कृतिकरण क्या है। ये मत बताइए कि संस्कृतिकरण की स्थापना इसने की थी, ये विलेज था, इसमें स्टडी किया, ये किया, वो किया, ये सब नहीं। संस्कृतिकरण ये है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर बताना हो, ठीक है, आप बता दीजिए कि ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, ठीक है, ऐसे बोलना है। आप उसका पूरा इतिहास मत बताने लगिए कि आपसे संस्कृतिकरण पूछा गया और आप बोलते चले गए, बोलते चले गए, तो ये नहीं करना है। स्पीक लाउड, पर्याप्त तेज़ आवाज़ में बोलना है। ऐसा नहीं है कि कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, उनको अपने कान को बहुत उठाना, बहुत खड़ा करके देखना पड़े कि अरे ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं। स्पीक लाउडली, पूरे कमरे में आपकी आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और आपको पढ़ाने की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक लेसन आपका तैयार हो जाना चाहिए, 1 या 2, ठीक है। और पढ़ाने की शैली आप ऐसी विकसित कर लीजिए कि किसी भी टॉपिक पे आपको खड़ा कर दिया जाए। कभी कभी होता है कि वो टॉपिक बताते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आपको स्वयं टॉपिक का चयन करना है, या फिर जिस टॉपिक को आप घर पे चयन करके आए हैं पढ़ाने के लिए, आप उसको बताइए। और पढ़ाते समय भी व्यक्तिनिष्ठ ढंग से चीज़ों को समझाना है, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ क्या है, ये मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों को देखिए। लुक डायरेक्टली इनटू द आइज़ ऑफ पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी आप 3 लोग बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे आप गए तो ये टेबल हो गई, टेबल के बाहर यहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं और आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और आप जो है, मान लीजिए इन्होंने आपसे प्रश्न किया, तो आप इनकी तरफ देख के बोलिए उस प्रश्न के आंसर को। फिर बीच में ही रोक के इन्होंने प्रश्न कर दिया, तो आप तुरंत अपनी आइज़ को, अपने गर्दन को इधर कर लीजिए। और अगर फिर इन्होंने ऐसे प्रश्न किया, तुरंत इससे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो आपकी आइज़ और आपकी गर्दन इधर हो जानी चाहिए। और फिर अगर इन्होंने प्रश्न किया तो आपकी आइज़ और आपकी गर्दन इधर हो जानी चाहिए। यानी जो भी आपसे प्रश्न करेगा, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल कर निर्भीक होकर अच्छे से देना है। आपकी गर्दन को घुमाते हुए जो भी प्रश्न करे उसकी तरफ आपको देखना है, ठीक है। पूरा पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए। डोंट यूज़ स्लग। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गाली गलौज किसी टॉपिक पे, जैसे आतंकवाद का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा, या फिर धर्म का मुद्दा होता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको गाली वगैरह, जैसे साला वगैरह बोल देते हैं। तो कई बार हो चुका है इंटरव्यू में ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज़ को एक सभ्य ढंग से, एक जेंटलमैन की तरह बोलना है। और कई कई बार इंटरव्यू में फ्रेंड्स ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों ने अपने आप को बहुत और स्मार्ट बताने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हाँ इस चीज़ से तो हम भी नफ़रत करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बुरी चीज़ें हैं, जैसा हमारे देश में कुछ क्रिकेट वगैरह हुआ और अपना देश हार गया, कोई और देश जीत गया, तो उसको लेकर भी लोग बोल देते हैं उसने ऐसा किया, चीटिंग की होगी, और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, आप समझ गए हैं। और केवल यही फील्ड नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड में भी है। उसमें लोग जो पॉलिटिक्स के से जुड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे उनके चाचा, मामा, भाई बहन या फिर पिता, कोई भी उस पार्टी से जुड़ा है तो उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि पिछली सरकार ने तो ऐसा किया, वैसा किया। तो पिछली सरकार ने देखिए कुछ भी किया हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो, आपको कभी भी उसका विरोध नहीं करना है। आपको एक जेंटलमैन रहना। आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल, कौन सी पॉलिटिक्स है, कौन सी नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको अगर बहुत विचार, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, बहुत विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं, तो भी आपको न्यूट्रल रहना है। आपको पूरी तरह से तटस्थ रहना है, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ के लिए कि बहुत भावनात्मक नहीं, कि बहुत गुस्सा आ गया उस चीज़ का नाम लेते ही, ठीक है। कुछ लोग जैसे जातिवाद के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर, किसी विशेष धर्म को वो लोग टारगेट मान के बात करते हैं, तो उसको लेकर गुस्सा आ जाता है। हाँ ऐसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सरकार ने बिल्कुल सही किया ये कानून लागू करके। ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। डोंट यूज़ बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर व्यू। तो देखिए बॉडी लैंग्वेज का यूज़ जो है बोलते समय आपको नहीं करना। जब आप बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथ को ऐसे उठा उठा के नहीं बोलना है, किसी ऑटो से हाथ उठा के बोल दिए, और क्या खाया आपने, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है आपको। कुछ लोग होते हैं कि बात करते समय अपने हाथों से उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो इंटरव्यू के बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए आपके सबसे अच्छा उपाय है
कि जब आप बैठे हैं, जब वो बैठने के लिए बोलते हैं, तो बैठने के बाद आप अपने हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ में डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि हाथों को एक्सप्रेस करने की आदत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाथों से कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो वो दूसरा, बैठने के बाद हम जब किसी से बात करते हैं तो हम हाथों का प्रयोग नहीं करते। पढ़ाते समय हम हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हम एक्सप्रेस करते समय चीज़ों को बता सकते हैं हाथों का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। गिव ए स्मॉल पॉज बिफोर आंसरिंग। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत आपको नहीं कि तर 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 बोलना शुरू कर दिया, कुछ सोच नहीं पा रहे। क्वेश्चन सुना आपने, थोड़ा सा पॉज लीजिए 10 सेकंड का, और उसके उसी बीच में आप सोच लेंगे उसका आंसर। ठीक है, और आंसर सोचने के बाद बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शालीनता से और आराम से आंसर दीजिए, कुछ डरने की बात नहीं कुछ। ठीक है, स्पीकर शुड बी गुड इन द इमोशनल स्टेज। हाँ देखिए, जब हम बात करते हैं कोई, तो इमोशनल स्टेजेस आते हैं। जैसे हाँ, कोई जैसे पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जब इसका नाम लिया जाए तो आप ऐसा नहीं कि उस समय आप मुस्कुरा दें। हाँ, उस समय आपको थोड़ा सा दुखी रहना है कि हाँ, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और इस हमले के कारण हमारा जो भावनात्मक स्तर था बहुत ज़्यादा ये टूट गया है, और देश की बहुत क्षति हुई है, बहुत अच्छे अच्छे जवानों को देश ने खो दिया है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा दुखी मन से ऐसे बोलेंगे कि उनको लगे ना कि, और जहाँ खुशी की बात होगी, जैसे कि देश ने कोई अचीवमेंट किया है, वहाँ पे आप मुस्कुराएंगे। ठीक है, जो खुशी वाली बातें होंगी वहाँ पे आप मुस्कुराएंगे। और किसी चीज़ के बारे में ऐसा पूछा जाता है जो देश के लिए अच्छा हो, अभी हाल ही में कोई खोज हो गई और ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए आप मुस्कुराएंगे कि हाँ, देश के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, मुझे बहुत खुशी है, आगे हमारे देश में ये अपॉर्चुनिटी इससे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर देना है एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति की तरह। इसमें आपका एज कोई मैटर नहीं करता है कि आप 40 के हैं, कि आप 50 के, 50 के लोग भी डालें इसमें फॉर्म, कि आप 20 के हैं कि 22 के हैं कि 28 के हैं। इससे कोई 20 के तो नहीं होंगे, वैसे 25 के ऊपर ही होंगे सभी। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा, जितनी भी ये सब मैंने बताया है, ये बोलने के तरीके हैं। मैंने आपसे बोला कि 5 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 5 के 5 आंसर सभी लोग लगभग देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जिसको कोई कोई आंसर नहीं आता है, सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसी में से किसी को 12 मिलता है, किसी को 18 मिलता है, तो किसी को 15 मिलता है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स मान के चलिएगा कि जो व्यक्ति आपके बराबर नंबर पाया है, ठीक है, और आप टॉप 20 में हैं, ठीक है, और आपको लगभग 25 या फिर 27 मिला है, तब आप जाकर टॉप 20 में है। ठीक है, और उसी नंबर वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को अगर 12 नंबर मिल गया तो वो वेटिंग में भी जा सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि वेटिंग से भी बाहर हो जाए, सिलेक्शन लिस्ट में कहीं हो ही ना। बहुत बड़ा अंतर होता है यहाँ पर। छोटे छोटे पॉइंट से लोग बाहर हो जाते हैं और पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाता है। हर बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे थोड़े से पॉइंट्स, यानी एक नंबर से भी बहुत कम में उनका सिलेक्शन रुक जाता है, फिर वो बहुत डिप्रेशन में, 1 साल तो समझ लीजिए कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, वो खोए खोए से रहते हैं, एकदम जैसे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सॉरी, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे घुसने के बाद कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, ये सब चीज़ें बताऊंगी। और फिर आते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये आपको अलग अलग सिचुएशन में आपको रखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और कहीं पे आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो वहाँ का जो प्रिंसिपल है या फिर जो ऑर्गेनाइजर है, वो क्या करेगा, आपको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर कुछ भी वो रकम बता सकते हैं, इतना दे के वो बोलेगा कि आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी काम देख लेंगे। तो आपको कर ही देना चाहिए ऐसे, मतलब वो आप मोटिवेट करेंगे कि आप उस सिचुएशन में करप्ट हो जाएं। ठीक है, तो अगर बच्चे जल्दबाजी में या फिर उनका ध्यान नहीं गया, फिर कुछ ऐसा करके कि हाँ, ये सब सिचुएशन ऐसी रखेंगे कि आपको वहाँ पे करप्ट होना है, होना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको करप्ट नहीं होना है, मैं आपको बताऊँगी अभी। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये क्यों पूछे जाते हैं, और उसके बाद मैं सिचुएशन बताती हूँ। ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका साहस देखा जाता है इसमें। ठीक है, चरित्र देखा जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, आप करप्शन वाले तो नहीं हैं, या फिर आप बहुत ईमानदार हैं, या फिर आप बहुत सच्चे हैं, झूठे हैं, या फिर आप चोरी भी कर सकते हैं सिचुएशन पड़ने पर। क्या क्या हो सकता है, अगर आप सिचुएशन में आते हैं तो आप क्या करते हैं। आत्मविश्वास को देखा जाता है, विश्वसनीयता देखी जाती है, कितना आप विश्वास करते हैं दूसरों पर, आपके रिश्तों में कितनी मिठास है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी देखी जाती है कि तत्काल
थोड़े से संसाधन में आप कैसे निर्णय लेकर अगले व्यक्ति को बचा सकते हैं। पारिवारिक मामलों में आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है कि जब परिवार की बात आती है तो वहाँ पे आप तानाशाही करेंगे या फिर परिवार को लेकर चलेंगे या फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और फिर देखिए, इस सिचुएशन में यह देखना ज़रूरी है कि परिस्थिति कब और कहाँ डेवलप की जा रही है। जो वो बता रहे हैं बोर्ड के लोग, वो कौन कौन सी चीज़ें आपको दे रहे हैं, वहाँ पे संसाधन क्या दे रहे हैं, किन परिस्थिति में दी जा रही है। जैसे रात को 12 बजे एक लड़की अकेली है और आप जो है बाइक से जा रहे हैं और वो लड़की आपसे मदद मांग रही है कि मुझे घर तक ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे या फिर आप उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, आपके सामने कोई कोई लड़की चीख रही चिल्ला रही है और गाड़ी आगे आगे चली जा रही है, तो उस समय आप गाड़ी के पीछे है तो क्या करेंगे, घर चुपचाप चले जाएंगे या फिर उसके खिलाफ़ कुछ एक्शन लेंगे। और एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब वैसे ये सब जो क्वेश्चन है वो अक्सर आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में। लेकिन चूँकि इस बार का जो एग्ज़ाम है पूरा का पूरा रणनीति अचानक से चेंज कर दिया आयोग ने, तो इसी तरह से हो सकता है कि इंटरव्यू की रणनीति भी अचानक से चेंज हो जाए, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कौन कौन से संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे फंसे हैं, वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, पत्थर है, पत्थर से ही मार दिया आपने लड़की को बचाने के लिए। समय स्थान आदि को ध्यान में रख कर निर्णय लेना, उस समय देखना है कि समय क्या है, स्थान कैसा है, कहीं आप तो नहीं फंस रहे हैं निर्णय लेने में। ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। कोई भी गलत काम किसी भी परिस्थिति में, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप समझ गए तो एसआरटी पूरा समझ गए। कोई भी गलत काम किसी भी परिस्थिति में कभी भी सही नहीं हो सकता है। और जब परिवार की बात आए, पारिवारिक मामला आ जाए, तो सदैव अपने परिवार के निर्णय को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी बहन है और वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है और उसने आपसे कह दिया कि मैं इस दिन इस व्यक्ति से शादी करूँगी, घर वालों को मत बताना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगी। तो क्या करेंगे आप, क्या आप उसकी मदद करेंगे, चुपचाप रह जाएंगे, शादी होने देंगे, या फिर परिवार की बात करेंगे, परिवार को साथ लेकर चलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप सदैव परिवार का साथ देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैं परिवार में शांति से इस मामले को रख कर चीज़ों की गहराई को समझाऊंगा पिताजी को, माताजी को और भी लोगों को, और सबके सपोर्ट को लेने का प्रयास करूंगा कि सब सपोर्ट में रहे और शादी हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि समझाना है। परिवार की बात होगी तो आप परिवार के को महत्वपूर्ण मानेंगे, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष को, चाहे आपका भाई हो, बहन हो। और इसमें देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आप माता या पिता में से किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, या फिर भाई या बहन में से किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो माँ को बोलेंगे या फिर कोई पिता को बोलता है, या फिर कोई भाई को बोल दिया, कोई बहन को बोल दिया। ठीक है, ये बहुत बहुत रॉन्ग आंसर है। कभी भी आपको किसी एक का नाम नहीं लेना है कि आपको पिताजी बहुत पसंद है। अब उस वो ये भी पूछ लेंगे क्यों पसंद है, तो आप हो सकता है कुछ बना के बता भी दें कि वो बहुत आदर्श वाले हैं, बहुत समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि केवल पिताजी का नाम ले लिया, तो फिर ये होगा कि माता जी की क्या गलती है, इतने दिनों से उन्होंने आपको देखा, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आपकी हर परिस्थिति में साथ दिया। तो माता जी की क्या गलती है जो पिताजी कि ये माता जी ने नहीं किया, ये भी हो सकता है ना। तो आपको जब ये पूछा जाए कि आप माता या पिता में से किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आपको ये बताना है कि सर मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं है, मम्मी पापा दोनों मेरे लिए बहुत बेस्ट हैं और उनके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, आपको ये बोलना है। और अगर बहुत जोर देकर कहा जाता है तो भी उन्होंने कहा कि सर इक्वली ही होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करना भी चाहूँगा तो मैं इसमें नहीं समझता हूँ कि कुछ अंतर होगा, दोनों का प्रेम मेरे लिए समान है। ठीक है, बहुत कुछ भी वो हो जाए। और भाई बहन की बात की जाए कि भाई या बहन में से किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वहाँ पे आप बहन बोल देंगे तो भाई की क्या गलती है, ये भी हो जाएगा। और भाई अगर बोल देंगे तो बहन की क्या गलती है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो उसमें आप बताइए कि दोनों को मैं समान ही मानता हूँ सर, मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा कि मैं किसको ज़्यादा प्रेम करूँ। ठीक है, तो ऐसे करना है अपने हिसाब से, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से वहाँ पे सिचुएशन को आपको डील करना है। ठीक, कोई भी गलती नहीं करनी है। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में देखिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप लोग
सभी लोग एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो है सिचुएशन रखी जाएगी। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बार बार दूसरे बच्चे के इससे कानाफूसी कर रहा है, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर तीसरी बार आप क्या करेंगे? मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा तो क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत से बच्चे हो सकता है कमेंट में पूछे मुझसे, तो इसका आंसर ये होगा, आप चुपचाप खड़े हो जाइए, उसके बाद आप लिखना पढ़ना बिल्कुल बंद हो जाइए और उस लड़के को घूरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब आप उसको घूरना शुरू कर देंगे, थोड़ी देर बाद वो तुरंत, कितना भी शरारती बच्चा हो, वो शांत हो जाएगा। ना ही आपने वहाँ पे कोई हिंसा की, ना ही आपने कोई उसको पनिशमेंट दी, और वो बच्चा चुप भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी तो आपको शायद बुरा लगे, लेकिन इंटरव्यू वाले जो होते हैं, जो बोर्ड में बैठे होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं हमेशा। उनको जब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात होती है तो हमेशा वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो बहुत मज़ेदार हो, मसालेदार हो, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। जैसे अभी एक लोग से पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही इंटरव्यू था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उनसे पूछा गया था कि कोई लड़की, अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई लड़की आपको आई लव यू बोले जो आपके क्लास में ही है, ठीक है, वो बोले अब मैं आपसे प्रेम करती हूँ सॉरी, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर एसआरटी वो लोग ठान लेंगे कि हाँ एसआरटी पूछना ही है, तो बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं, कुछ प्रश्न खत्म भी हो जाएंगे। जैसे जो शुरू में इंटरव्यू होंगे, तो लास्ट वाले इंटरव्यू में और ज़्यादा इसमें एसआरटी से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो आप बोलिए कि मैं उनको समझाऊंगा, और यदि वो लड़की नहीं मानती है कई बार समझाने पे भी, तो मैं उनके माता पिता से बात करूंगा, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल से बात करूंगा। तो उसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको पर्सनली पहले चीज़ों को डील करना है, क्योंकि लड़की का मामला है, आपको पर्सनली चीज़ों को डील करना है। और उसके बाद अगर नहीं बात बनती है तो उसके माता पिता से उसके बाद बात करनी है, फिर जाकर आपको अगर और भी ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो आपको कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट लेनी है, वरना ये चीज़ें आपको पर्सनली डील कर लेनी है उनके पेरेंट्स से। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और भी सिचुएशन रिएक्शन चीज़ें होंगी, जैसे कोई बच्चा है और वो एडमिशन लेना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपकी भी सैलरी 3 महीने से रुकी हुई है, ठीक है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक एक रुपया इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि आप कॉलेज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करेंगे कि इसका फ़ीस मैं इतने समय में भर दूंगा और इसको एडमिशन दे दिया जाए। ठीक है, कोई टीचर बोलता है तो उसके रिस्क पे एडमिशन दे दिया जाता है, और उतने समय के अंदर पैसा भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये नियम है, आप जान जाइएगा। तो इस तरह से सिचुएशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, सभी लोग रेडी रहिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए और ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, इधर आप बैठे हुए हैं और आपने क्या किया, ये मान लीजिए दरवाज़ा है, आप दरवाजे से आए, वो दरवाजे के पास खड़े होकर देखिए। एक चीज़ और है कि बहुत से बच्चे वहाँ पे मे आई कम इन सर, या फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, या फिर आ सकता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं बोलते, सीधा घुस जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा आपने सामने कि 4 लोग घुस गए हैं, चलो हम भी ऐसे ही करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 लोगों ने नहीं पूछा मे आई कम इन सर, लेकिन आप पूछेंगे, तभी आप स्पेशल बनेंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चे नहीं पूछते हैं, तो आप यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होकर बोलिए मे आई कम इन सर। उनका कोई जवाब नहीं आया, हो सकता है कि वो ना सुने हो, ठीक है, या फिर सुन के इग्नोर किए हो। फिर आपको और तेज़ से बोलना है मे आई कम इन सर, फिर वो देखेंगे कि हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आने के बाद आपको कुर्सी के पास आकर खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है कि तुरंत कुर्सी खींचा और बैठ गए। जब आप वो बोलेंगे हाँ बैठिए, फिर आप तुरंत बैठ जाएंगे। ठीक है, और कुर्सी वगैरह नहीं खींचनी है, जब बहुत ज़्यादा कुर्सी के टेबल के अंदर घुसी हो तो ही, लेकिन कुर्सी जैसी भी हो आपको जाकर बैठ जाना, कोई आवाज़ नहीं खींच पीच नहीं करनी है, चुपचाप जाके आपको, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट अगर पहले ही डाल देंगे तो आप भी थोड़ा सा डर जाएंगे, हेडेक हो जाएगी, आंसर अच्छे नहीं निकल पाएंगे, और वो भी उनके अंदर भी थोड़ी सी मानसिक जो नेगेटिविटी होती है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पे आकर बैठ गए, बैठने के बाद आप जो वो पूछते हैं उसका आप आंसर देने दीजिए। ठीक है, और जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए फ्रेंड्स मत बैठिएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो दरवाज़ा है उसके पास खड़े होकर आपको मे आई कम इन सर बोलना है, या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर बोलना है, तभी अंदर आना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, बच्चे अक्सर पहचान नहीं पाते कि प्रेसिडेंट कौन है, एक्सपर्ट कौन है। तो जो बीच वाली कुर्सी पे बैठा होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो अध्यक्ष होता है, वो मेंबर होता है। और जो किनारे किनारे वाली कुर्सी पे होते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट होते हैं।
कभी कभी किसी किसी के बोर्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बैठते हैं, जैसे मेरे बोर्ड में 4 एक्सपर्ट थे, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 3 एक्सपर्ट थे और एक अध्यक्ष थे, 4 लोग थे पूरे मिलाकर। तो सब लोगों ने प्रश्न किया, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रश्न नहीं करते किया उन्होंने। और वो सब्जेक्ट के अंदर घुसते चले गए और उन्होंने डीपली क्वेश्चन पूछे। और अपने बोर्ड में वो जो जो बोर्ड था, जो पांडे बोर्ड था, ठीक है, उसमें क्या था कि सबसे हाईएस्ट नंबर मुझे ही मिला था इंटरव्यू में। और वो बहुत टफ बोर्ड था, बहुत कम नंबर वो दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट उन्होंने नंबर दिया था वो 25 दिया था और 25 नंबर मेरा था, ठीक है। चूँकि वो रिटायर्ड जज थे तो लोगों में वो थोड़ा सा गहराई ढूंढ रहे थे कि कैसे गहराई से उत्तर दिया जाए, कैसे चीज़ों को होता है ना कि प्रश्न में से उत्तर में से प्रश्न, उत्तर में से प्रश्न, उत्तर में से प्रश्न निकलता जा रहा है और अगला व्यक्ति हर प्रश्न का सटीक आंसर देता जा रहा है, तभी वो पूरा उसका जो नंबर है पूरा दिए वो, अन्यथा वो नहीं देते। और बहुत उस दिन क्या हुआ था कि लास्ट इंटरव्यू मेरा था, 5 बज गया था, सुबह के आया है और 5 बजे तक पूरा एकदम बहुत माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया था। फिर भी इंटरव्यू के लिए ही आए थे तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार थे। अंदर जाने के बाद पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया। और एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, जाने के बाद जब वो पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न मोस्टली बच्चों से पूछते हैं, मतलब 100 बच्चों ने अगर इंटरव्यू दिया है तो 95 टू 98 बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम दुर्खीम पढ़ के आए, कुछ बोलते हैं मार्क्स पढ़े हैं, कुछ ये बोलते हैं, ठीक है। तो आप दुर्खीम को और मार्क्स को पढ़ के कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? आप स्वयं भी इस चीज़ का आंसर, अगर कोई किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और वो दुर्खीम और मार्क्स बोल दे या फिर 2-3 थिंकर का नाम बोल दे, तो क्या आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब वो पूछते हैं क्या पढ़ के आए हैं, तो आप जो क्लासिकल थिंकर हैं उनके नाम ले लीजिए 6-7, कुछ और भी जो नए थिंकर हैं, कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, कुछ मॉडर्न थिंकर है, उन सब का नाम लीजिए और उसके बाद बोलिए कि सर मैंने इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़े हैं। मतलब जो जो आपने पढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा बताने की चीज़ की कोशिश कीजिए कि हाँ हाँ सर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ा हो तभी। ऐसा ना हो कि उसमें से आप वो प्रश्न पूछ लें और आप आंसर ही ना दे पाएँ। तो आपको सारे थिंकर तो पढ़ने ही हैं, उसमें से आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, ये मॉडर्न थिंकर है, ये ऐसे थिंकर है, ये वैसे थिंकर है। सबका करने के बाद फिर आप बता देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि नमस्ते, हाँ एक चीज़ और है, जब आप यहाँ से निकल के आएंगे बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड के पास, तो आपको नमस्ते करना है। ये दरवाज़ा है और ये टेबल है, यहाँ से आप निकल के आए, ये आपकी कुर्सी है और यहाँ पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको नमस्ते बोलना है। नमस्ते के सिवा और कुछ नहीं बोलना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो कुछ भी नहीं। हमारे देश का जो राष्ट्रीय अभिवादन है वो नमस्ते है। और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सब एजेड लोग हैं, ठीक है। सभी देश के कल्चर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। गुड मॉर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं है, गुड इवनिंग का हो सकता है शाम को हो तो गुड इवनिंग बोलना पड़ जाए, कोई इफेक्ट नहीं है। गुड आफ्टरनून का भी कुछ नहीं है। प्रणाम भी ये दूसरी चीज़ हो गई। आपको नमस्ते बोलना है। देश का जो राष्ट्रीय अभिवादन है वो नमस्ते है, ठीक है। नमस्ते सर बोल के आपको जब वो बैठने के लिए बोलते हैं तो आप बैठ जाइए। हाँ ये भी हो सकता है कि किसी किसी के साथ वो ऐसा हो जाता है कि बैठने के लिए नहीं बोलते, वो आके खड़ा है, ठीक है। तो जब हो जाए 10 सेकंड तो आप बोल दीजिए कि सर क्या मैं बैठ सकती हूँ या फिर बैठ सकता हूँ, तो वो बोलेंगे यस यस प्लीज़, तो तुरंत बैठ जाइए, ठीक है। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आपको बोलना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, फाइल जो है अपनी अगर दूर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल यहाँ है और आपको बैठना यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। टेबल यहाँ है और बैठना यहाँ पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फाइल को अपने पैरों पर रखेंगे। वैसे मोस्टली तो होता है पास में ही बैठना होता है, लेकिन अगर दूर बैठाते हैं, अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सिस्टम होता है, तो दूर बैठाते हैं तो फाइल को अपने पैरों पर रखिए, ठीक है। और अगर टेबल पास में है तो टेबल पर रख दीजिए। और अगर फाइल मांगते हैं दूर है तो उठ के आके दीजिए। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है जो व्यक्ति, जवाब देते समय उसी व्यक्ति की तरफ देख के हमको जवाब देता है। आपका पूरा इंटरव्यू हो गया और आप उठना शुरू कर रहे हैं। उठते उठते धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद सर। उठ के नमस्ते फिर से बोलिए, नमस्ते करके अपने फाइल लीजिए और दरवाजे की तरफ चले जाइए, ठीक है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि जैसे इंटरव्यू में क्या होता है कि कभी कभी वो खाने की चीज़ें हमको देने लगते हैं, ठीक है। जैसे ये खाना खा लीजिए, ये पानी पी लीजिए, या फिर कुछ भी ये बिस्किट ज़बरदस्ती का बार बार बोलते हैं ले ले लीजिए ले लीजिए। तो एक बार पूछेंगे तो तुरंत मना कर देना, नहीं सर मैं खा के आई हूँ या फिर खा के आया हूँ, अभी बाहर नाश्ता किया मैंने।
तो फिर दोबारा नहीं नहीं लीजिए लीजिए एक लीजिए, तो ठीक है ले लेना है, लेके वहीं खाने मत लग जाइएगा, ठीक है। ये सभ्यता नहीं माना जाता है। बाद में आप खा सकते हैं बाहर आकर, लेकिन उस समय मत खाइए। उस समय आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल में या फिर इंटर में पढ़ा है या फिर आपने बीए में पढ़ा है, एमए किया है अपने उस सब्जेक्ट से, ठीक है, वो तो आपको आ ही रहा है। लेकिन हाई स्कूल, इंटर और बीए में कुछ और भी सब्जेक्ट आप लिए रहते हैं, उससे रिलेटेड ऊपरी नॉलेज पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे वो पूछेंगे, अच्छा आपने बीए में तो आपने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप बोलेंगे जी सर। तो बोलेंगे अच्छा, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा बताइए, या फिर इटली के स्वतंत्रता में किसका हाथ था। इस तरह से प्रश्न, तो आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते सर ये क्या प्रश्न हुआ, मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ के आया था, वो तो बहुत पहले पढ़ा था। ये आंसर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। वहाँ पे आपकी मेमोरी का भी टेस्ट होगा कि ये चीज़ें इसने पढ़ी है, 3 साल बीए में इसने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, फिर ये बात बोलेंगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा है, नेट की परीक्षा में भी आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, जीबी क्या है, टीबी क्या है, कंप्यूटर का माउस क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें। और इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड जैसे संस्कार कितने हैं, रामायण में कितने कांड हैं, ये मोस्ट पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा विवाह के प्रकार क्या हैं, ठीक है। जब विवाह के प्रकार पूछे जाए तो सर 3 अलग अलग विवाहों के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हिंदू विवाह के 8 प्रकार है, 8 प्रकार जनजाति विवाह के हैं, मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार है, ईसाई विवाह के 2 प्रकार हैं, पारसी विवाह के 2 प्रकार हैं, ऐसे बताइए, ठीक है। तो उसमें से जो उनकी इच्छा होगी वो पूछेंगे। और भी जो चीज़ें हैं उसको भी आप ध्यान से पढ़ते जाइए। जो अपना सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ज्वलंत मुद्दे हैं, देखिए इस समय जो परमाणु युद्ध का जो मुद्दा चल रहा है रूस को लेकर, उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनसे जीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, उनसे गहराई वाले प्रश्न। मैंने आपको बोल दिया फ्रेंड्स, अगर वो गहराई वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी आपके आंसर में से क्वेश्चन निकल रहा है, फिर आपने आंसर दिया, फिर उसमें से क्वेश्चन निकला, तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलने हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिएगा, ठीक है। और कोई हंसने वाली बात होती है तो वहाँ पे मुस्कान आप अच्छे से कर सकते हैं, हंसने मत लगिएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि एक सभ्यता, मैंने आपको बताया कि आंसर सभी देते हैं, लेकिन एक मैनर होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है कि 10 बच्चों में आपको याद रखा जाता है। तो वो सब आप ज़रूर कीजिए, जितनी मैं तरीके बता रही हूँ, ठीक है। और अपने जो स्थायी पता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि विधानसभा में वहाँ पे जो सांसद कौन है, इसके पहले कौन था, ठीक है, ये सब चीज़ें, कब चुनाव था वहाँ का। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको और भी जो चीज़ें हैं जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वगैरह उसके बारे में बताऊंगी कि किसी भी प्रश्न को, और उसमें मैं प्रश्न भी लूँगी, उसका आंसर भी देना है। तो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ के बारे में बताऊंगी। अगर आपने व्यक्तिनिष्ठ आंसर दे दिया और मैंने जो तरीके बताए वो तरीके आपने यूज़ कर लिए फ्रेंड्स, तो कोई भी बोर्ड हो इंटरव्यू का वो आपको बहुत अच्छे नंबर ही देगा, ठीक है। आपको 25-27 से नीचे तो वो दे ही नहीं सकता। तो ये सारे तरीके आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि इंटरव्यू के दिन आप बहुत ज़्यादा खा के मत जाइएगा। कुछ बच्चे समोसा खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, कुछ और खा लिए। तो कई 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 बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू के दूसरे इंटरव्यू में कि वहीं सामने ही उनकी वॉमिटिंग हो गई है, ठीक है, टेबल पे, या फिर उस दिन वॉमिटिंग शुरू हो गई या कुछ और हो गया। कब इंटरव्यू हो, कब आपको बुला लिया जाए, बैठे हैं, ठीक है, आपका उसमें तबीयत नहीं ठीक है, तो इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। आपको बहुत वहाँ पे फ्रूट वगैरह केवल खा के जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फ्रूट चाहे जितना खा लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी, और पानी का एक बॉटल अपने पास रखेंगे, ठीक है।